हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग विद एच बी सर में। तो दोस्तों, मैं आज कुछ आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए क्वेश्चंस लाया हूं, जिन्हें मैं आपके साथ हल करूंगा। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं ऐसे कोई मॉडल पेपर मैंने नहीं बनाया। ये देखिए, यूपी कांस्टेबल 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है और कोई ऐसा नहीं है। मैं हल करवा रहा हूँ तो आपके काम का होगा, इसलिए लास्ट तक आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, वरना आप ही का घाटा हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन में देखिए, पहले आप ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, गोदान जो है, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिंदी में। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, दूसरे में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी पद्मश्री। तो दोस्तों, सबसे जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, ऑप्शन ए भारत रत्न है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान के रूप में मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है भारत में। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 30 दिसंबर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान दिवस जो है 26 नवंबर, ऑप्शन सी राइट होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इन्हें आप लोग भूलिएगा मत। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल आप लोगों ने सुना होगा, लैक्टिक अम्ल वही लैक्टिक एसिड किसमें होता है, दही में, सिरका में, पालक में या इमली में। तो दोस्तों, इसमें जो है लैक्टिक एसिड जो होता है दही में होता है। किस में होता है, दही। दही ऑप्शन ए में दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन ए में लैक्टिक एसिड दही में होता है। ठीक है, हमने लगा दिया टिक। देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। गुड़ी पड़वा जो है किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन बी में दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें 6 में क्या कह रहा है। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। 10 की जनगणना जो है किस मंत्रालय पर है करवाने की। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो दोस्तों, इसमें जो है 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी ऑप्शन डी में गृह मंत्रालय को होती है। गृह मंत्रालय के ऊपर 10 की जनगणना करवाने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, बड़े ज़रूरी है, मतलब ये समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मैसूरू। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों का 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें जो लगा भी है मेरे ख्याल से पहले से, देखिए ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, नई दिल्ली में है मुख्यालय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। साइबर क्राइम जो होता है इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी 1930। ठीक है दोस्तों, 1930 है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
उत्तर प्रदेश, अब क्वेश्चन 9 पढ़ रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होगी। ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन सी सेवा वीरता बंधुता, या ऑप्शन डी सेवा सुरक्षा शांति। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन भी होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान है ये ऑप्शन सी नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है? G20 का पूर्ण रूप। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिपीट होता रहता है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन बी गैदरिंग ऑफ 20, ऑप्शन सी ग्रैंड 20 या ऑप्शन डी ग्लोरी ऑफ 20। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को देखिए, पहले याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं ऐसे ही कोई सवाल नहीं करवा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वही करवा रहा हूँ, मैं फालतू के नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प जो है किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें पहले से भी लगा भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं आंसर कुछ गलत लगे हैं, कुछ सही भी लगे हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, जिसने भी लगाया ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। मैं इसीलिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आंसर को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को भूलने में, याद रखने में मतलब कोई दिक्कत ना हो। सवाल 13 में क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन बी सी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी बेसल समिति, ऑप्शन डी रेखी समिति। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, जीएसटी का विचार, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सवाल 14 में देखिए क्या कह रहा है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मालदीव। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें पहले से लगा है दोस्तों, सही निकला ये वाला भी, ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव जो है भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? टोक्यो एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो एशिया देश के किस देश की राजधानी है? आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए ये कहाँ गया सवाल, ये रहा 15। टोक्यो एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो राजधानियाँ देखिए आप लोगों को, पहली बात तो राजधानी आप लोगों को याद रखनी चाहिए हर। ठीक है, सारी राजधानियाँ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये रिपीट होती हैं। इनमें मतलब किसी भी पेपर में एक दो कुछ पूछ ज़रूर लेंगे, ज़रूर पूछते हैं, इसलिए आप लोग राजधानियाँ ज़रूर याद रखा करिए। तो इसका टोक्यो जो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ये दोस्तों ऑप्शन सी जापान जो है, टोक्यो एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? जापान की। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल 16 में क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए हडसन, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी यूकोन। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर ये होगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी कोलोराडो होगा। ठीक है,
ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आप लोग मत याद रखिएगा, मिस्टेक हो जाती है। वो सवाल मतलब ये समझिए आता है पर भैया कभी कभी गलत टिक लग जाता है। तो सवाल 17 में क्या कह रहा है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। नर्मदा नदी जो है आप लोगों ने सुना होगा, नर्मदा नदी किस से मिलती है, किसमें किसमें मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ये जो है नर्मदा नदी अरब सागर, ऑप्शन ए अरब सागर से मिलती है, ठीक है। अरब सागर, नर्मदा नदी किस में मिलती है, अरब सागर में मिलती है, याद रखिएगा। सवाल 18 में देखिए क्या कह रहा है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ब्रज में लोकप्रिय, ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन बी चरकुला, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी रसिया। दोस्तों इसका सही उत्तर ये होगा, ऑप्शन डी रसिया होगा, ठीक है, रसिया होगा। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। ऑप्शन ए जूट पटसन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये वाला, और देखिए ये वाला सवाल जो है आप लोग कमेंट करेंगे, ये वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताइएगा इसका क्या होगा राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें सवाल 20 में क्या कह रहा है। सवाल 20 में ये कह रहा है कि सवाल 20 में कह रहा है थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। सवाल 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली सिक्किम की है, ठीक है। सवाल 21 में देखिए क्या कह रहा है। सवाल 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है श्री नंदलाल बोस होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सवाल 20 में क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांस, ब्राज़ील, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रांस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल 23 में क्या कह रहा है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री LK आडवाणी। तो दोस्तों आप लोग पहले ये समझिए कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए अगर 2014 में प्रधानमंत्री जी मतलब मोदी जी थे तो फिर उसके बाद जो भी योजनाएं जो भी कुछ हुआ होगा तो उस समय कौन प्रधानमंत्री होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो आप लोग कभी भी 2014 के बाद का कोई सन पूछ लें 2016, 18, 19, 17 तो आप लोग क्या लगाएंगे श्री 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 नरेंद्र मोदी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी लगाइएगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। प्रभावती गुप्त किस शासक की बेटी थी। प्रभावती गुप्त जो है किस शासक की बेटी थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी में दिख रहा है, उनकी बेटी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल 25 में देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल 25 में कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों, दोस्तों इसे जो कहते हैं ऑप्शन डी में जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें सरकार और निजी दोनों सम्मिलित होती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए सवाल 26 में क्या कह रहा है। सवाल 26 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो दोस्तों आप लोग भी गेस करा करिए कि कौन सा है।
और मुझे कमेंट करिएगा कि आपके कितने सवाल सही निकले हैं। ठीक है, कितने सवाल सही निकले हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ तक कितने नंबर तक जाना है, उतने नंबर में से आपके कितने सवाल सही निकले हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही सवाल जो होगा, मतलब सही उत्तर जो होगा इसका, जलियांवाला बाग नरसंहार। क्या समझे? ऑप्शन ए में जलियांवाला बाग नरसंहार। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल 27 में क्या कह रहा है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, आप लोगों को पता नहीं है, पर नीली क्रांति जो है ऑप्शन सी मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों सवाल 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिलॉकर। ठीक है, ऑप्शन बी। 29, सवाल 29 में देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, मथुरा। ऑप्शन ए में मथुरा है, मथुरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 30 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट होगा, इंडसइंड बैंक ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 31 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के कौन संस्थापक थे? दोस्तों इसके ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ठीक है, देखते हैं सवाल 32 में क्या कह रहा है। सवाल 32 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? और दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, एक। क्या? एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल 33 में क्या कह रहा है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 147, 160, ऑप्शन डी 150। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 160, पहले से लगा भी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 34 में देखिए क्या कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों देखिए, इसमें आप लोग, एक वो वाला नहीं होता है कि अगर हमें कुछ मतलब कोई सवाल पता है कि ये पक्का नहीं है, तो हम लोग क्या है, पहले उसे कट करते हैं। तो देखिए अभी जो है, अभी के फ़िलहाल समय में योगी आदित्यनाथ 2019 में आए थे, आप लोगों को पता है। तो मतलब कि क्या, योगी आदित्यनाथ जी हो ही नहीं सकते, इन्हें कट मार देंगे हम लोग। ठीक, तो आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी को मानेंगे नहीं। ठीक, अब गोविंद बल्लभ पंत, ND तिवारी जी, इन्हें तो हम लोग जानते हैं। तो अब बचे कौन, आप लोग खुद सोचिए। और पहली बात तो इसका राइट आंसर टोटल जो यही है कि श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 का ऑप्शन ए राइट है। सवाल 35 में क्या कह रहा है, याया तोसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख।
ऑप्शन बी लद्दाख होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें क्या सवाल है। आगे सवाल में कह रहा है 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो दोस्तों, महिलाओं से आप लोग तुरंत समझ जाइएगा शक्ति। महिलाएं क्या है? शक्ति हैं। ठीक है, महिलाएं शक्ति हैं, तो इसका क्या है? मिशन शक्ति। ऑप्शन नहीं, मिशन शक्ति होगा। ठीक है, कुछ सवाल जो है याद करने से नहीं, लॉजिक से होते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना होगा। तेलंगाना को नहीं छूती है। ठीक है, सवाल 38 में कह रहा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वेलिकोंडा श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला? दोस्तों, ये सवाल पहले भी आया था और इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी श्रृंखला। ऑप्शन सी, नीलगिरी श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए सवाल 39 में हम देखिए यहाँ से हिंदी चली आई है, वहाँ से जीके जीएस चली आ रही थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हिंदी में। दोस्तों, ये हिंदी आप लोगों को पढ़ा होगा, अपने लोगों ने अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि हिंदी हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने की एक पहला सब्जेक्ट है जो हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकता है। देखिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी है, थोड़ा बहुत मतलब व्यक्ति निकाल सकता है। और बची मैथ तो भाई बहुत ही कठिन होती है मेरे अनुसार से, मुझे बहुत कठिन लगती है। और बाकी बची जीके जीएस जो है भाई पिछला पूछते हैं, करंट अफेयर्स पूछते हैं। ठीक है, करंट का आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए, तो ये सबसे आप लोगों को करंट अफेयर्स आप लोगों का रेडी हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है दोस्तों, बहुत लोग हैं, बहुत से बच्चे मैंने देखा कि नहीं और है में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप लोग सवाल को सही से पढ़ेंगे तभी आप लोग सही से जवाब दे पाएंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में वानर है, वानर। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? वानर। ठीक है, सवाल 40 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए, उसमें तद्भव पूछा है, इसमें तत्सम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए शुष्क होगा, सही है, शुष्क राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क है। सवाल 41 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? देखिए, चांदनी जो है शब्द के पर्यायवाची किस में है? तो दोस्तों, मुझे ऑप्शन सी में कौमुदी ज्योत्सना चांदनी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, जो पहले ना हुआ पुनः, और आदि से अंत तक अद्योपांत। और दोस्तों, इसका जो किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, तो इसका ऑप्शन ए में जो दिखाई दे रहा है, शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु। ठीक है, हम लोगों के हिंदी में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, अजातशत्रु एक हम लोगों का एक पार्ट था, एक चैप्टर था, हम लोगों ने पढ़ा था अजातशत्रु। सवाल 43 में क्या कह रहा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? उचित अर्थ दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे, निंदा विवाद रहित, ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल 44 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वहाँ चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो है मुझे तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। देखिए, ये तो मतलब बिल्कुल गलत सवाल है कि नहीं? ये वाला जो सवाल है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये तो गलत है।
ऑप्शन सी, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई, प्रवाह चली गई। अरे इसमें डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट बात थोड़ी ना होती है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये भी गलत। और बचा कौन सा? ऑप्शन बी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहा। तो दोस्तों सवाल 45 में क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों सवाल 45 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों इसमें जो है तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहा। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए, तनुज तनुजा गलत है। सवाल 46 में देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल 46 में कह रहा है वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, 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 वधुएं। तो दोस्तों ये जो है इसमें सब सिमिलर लगते हैं बोलने में, पर जो लिखावट होती है इनकी अलग हो, मतलब एक वो अलग होती है थोड़ी, ठीक है, बोलने में एक लगते हैं। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, बहुवचन वधु का ये होगा, ऑप्शन डी में जो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल 47 में क्या कह रहा है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है संप्रदान कारक है, ठीक है, संप्रदान कारक। सवाल 48 में क्या कह रहा है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका जो है उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ई, ठीक है, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। 49 में क्या कह रहा है, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ए, निर होगा, ठीक है, निर्भिमान। सवाल 50 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो इसमें दोस्तों मुझे जैसा कि दिख रहा है ऑप्शन डी में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। तो दोस्तों सवाल 50 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 51 में देखते हैं, 51 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? तो दोस्तों मुझे जैसा कि दिख रहा है इसमें ऑप्शन सी यह होगा। कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों को पता है? नहीं पता ना? ऑप्शन बी, कवि ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, ये होगा सही संधि विच्छेद। 53 में क्या है, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है? देखिए इसमें अपने आप समझ आ रहा है, अर्धविराम चिन्ह नहीं, निर्देशक नहीं, कोष्ठक चिन्ह नहीं, तो इसमें क्या है, प्रश्न सूचक, क्या कोई तारे गिन सकता है, इसमें क्या है, प्रश्न आया, क्या कोई, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं, तो प्रश्न सूचक चिन्ह है क्या, तो इसमें ये होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए ईमानदार शब्द में जो है संख्यावाचक शब्द है नहीं। देखो ईमानदार जो है अनेक हो सकते हैं, कोई एक नहीं, ठीक, इसमें एक की बात है। और सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों ईमानदारी जो है, ईमानदारी एक गुण होता है, व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है ईमानदारी, तो गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 55 में क्या कह रहा है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया, राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा था। तो इसमें देखिए सकर्मक क्रिया जो हो रही है, रमेश ने खिलौने खरीदे, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी में रमेश ने खिलौने खरीदे, ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 56 में क्या कह रहा है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर क्या होगा?
पता है आप लोगों को? राइट आंसर इसका होगा सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाक्य है? अब देखिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता, क्या है? उमा से पढ़ा नहीं जाता है, तो इसमें ये भाव है, भाववाच्य है। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान पर जू न रेंगने का क्या होगा? क्या होगा इसका? जो होगा कुछ असर ना होना। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ कुछ असर ना होना व्यक्ति के। आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी में विकर्षण होगा। सवाल 60 में क्या कह रहा है? सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? सब और विपत्ति का होना, इसके लिए सही क्या होगी? एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सवाल 60 का। 61 का शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है निर्वेद। ठीक है, सवाल 62 में शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट होगा, सोरठा। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए में उभरे मोती मानुस चून, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी मूल्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, सवाल 65 से 69 तक ये पैसेज है। ठीक है, और ये पैसेज जो है आप लोगों को ये पैसेज बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और बड़े ध्यान से इनके उत्तर देने चाहिए। ठीक है, तो ये पैसेज देखिए मैं पढ़ चुका हूँ, मैं केवल डायरेक्ट इनके आंसर लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ। आप लोग वहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा तुरंत फास्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को जो भी लगाऊंगा मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगा कि इसमें क्या है। देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है भाई? उचित शीर्षक देखिए आप, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते, वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे, तो इसमें क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक महात्मा गांधी जी हैं, तो इसमें हम लगा देंगे ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार हैं। ठीक है, अब देखिए 66 में देखिए क्या कह रहा है, सवाल 66 में कह रहा है समस्त का पर्यायवाची। देखिए हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे, पर्यायवाची पूछ लेंगे, विलोम पूछ लेंगे। तो जो समस्त का पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसमें पहले से लगा ऑप्शन ए संपूर्ण, समस्त का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ए संपूर्ण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 में क्या कह रहा है? 67 में कह रहा है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए अब इसमें हम देखें ढूंढेंगे महात्मा गांधी, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। क्या? श्रम सापेक्ष था। ठीक है, श्रम सापेक्ष था, और उनका समस्त अर्थशास्त्र ये बताता कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि ये कहा गया, ये महात्मा गांधी का समस्त जीवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको पता है? नहीं पता? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ठीक है, सवाल 68 में देखिए क्या कह रहा है। सवाल 68 में गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो इसमें जो है गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा है बिना श्रम भोजन करना। क्या? बिना श्रम भोजन करना। और दोस्तों इसमें पहले से लगा है ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 में कह रहा है गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी किसे पापी मानते थे?
तो गांधी जी जो हैं उन लोगों को पापी मानते थे जो काम नहीं करते थे। समझ आया आपको? गांधी जी उन लोगों को पापी मानते थे जो काम नहीं करते थे। तो इसमें ऑप्शन डी, श्रम न करने वाले को। ठीक है, श्रम न करने वाले को। सवाल 70 में क्या कह रहा है? पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी जो है किसकी रचना है? पंचवटी दोस्तों, पंचवटी जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त की है। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा दोस्तों महादेवी वर्मा जी की है। पता है आप लोग को? नहीं पता? नीरजा महादेवी वर्मा जी की है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी, द्रविड़, संस्कृत या अपभ्रंश? तो दोस्तों हिंदी भाषा अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है। तो दोस्तों यह एक, तो क्या है? तो दोस्तों ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, सवाल 74 में देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका जो कौन सा नहीं होगा, इसका सही उत्तर ये होगा कोमल, मुलायम, मृषण या कूल। दोस्तों इसका मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? कूल, ऑप्शन डी। 75 सवाल में देखिए क्या कह रहा है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो है सही जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिवस, अमीर। ठीक है, और 76 में देखते हैं क्या कह रहा है? 76 में कह रहा है आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो दोस्तों 76 सवाल का उत्तर आप लोग देंगे। चलो मैं बता दे रहा हूँ। आंखों के सामने का अर्थ क्या होगा आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। 76 सवाल, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? और मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो है मेरा रीजनिंग का चैनल है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे भी कि ये रीजनिंग में ये हिंदी और जीके जीएस की वीडियो कैसे? तो दोस्तों मैंने जो यूपी कांस्टेबल जो अभी 8, 9, 10 जून को होने वाले हैं, मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाया था कि आप लोगों को, भाई मैंने चैनल बनाया है रीजनिंग के लिए, माना रीजनिंग के लिए बनाया है, पर मैंने अभी सोचा पहले हेल्पफुल आप लोगों के लिए ये बना दूँ, क्योंकि मैंने इतने करीबी दिनों में मतलब वीडियो बनाया है कि रीजनिंग है, मैथ है, इन सब में थोड़ा सा मतलब आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। और ये जो है रटने वाले हैं, मैंने एक बार बताया, आप लोगों के दिमाग में चढ़ गया, इसीलिए मैंने सोचा हिंदी और जीके जीएस का बनाऊँ। हो सकता है रीजनिंग का भी मैं बनाऊँगा, सोच रहा हूँ बना दूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों आप लोगों को ऐसा वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई नया वीडियो या शॉर्ट कोई पोस्ट करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।